हे गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट ट्रांजिशन मेटल पाई कॉम्प्लेक्स। इसके कई सारे टॉपिक है जिनकी मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जैसे कि ट्रांजिशन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स, एल्काइन कॉम्प्लेक्स, एलाइल कॉम्प्लेक्स, ब्यूटाडाइइन कॉम्प्लेक्स, साइक्लोब्यूटाडाइइन कॉम्प्लेक्स। इसमें केवल दो ही टॉपिक रह गए। पहला है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स और नेक्स्ट है एरीन कॉम्प्लेक्स। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो एरीन कॉम्प्लेक्स का होगा। तो अभी तक आपने ट्रांजिशन मेटल पाई कॉम्प्लेक्स के ये सारे टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। टॉपिक साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स, जिसका फॉर्मूला है C5H5। तो ये डेवलपिंग ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ओके, आज की डेट में साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे ट्रांजिशन कंपाउंड्स नोन है जो कि नेचर में पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर कई सारे दिख रहे होंगे आपको। फेरोसिन, अगर साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन के साथ लगता है तो उसे फेरोसिन बोलते हैं, अगर निकल के साथ लगता है तो उसे निकलोसिन बोलते हैं, और अगर कोबाल्ट के साथ लगे तो कोबाल्टोसिन बोलते हैं। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स को हम शॉर्ट में Me5C5 या फिर CP स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब इसके कई सारे नाम हैं। तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, लेकिन जो इनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है आपका फेरोसिन, यानी जब आयरन साथ में लगा हो। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, मेटेलोसिन है। ये बहुत ही स्टेबल होता है और अगर आपको ये डिकम्पोज करना है कम से कम आपको 500 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा तब ये डिकम्पोज होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सैंडविच स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है अपीयरेंस में, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सैंडविच स्ट्रक्चर सबसे पहले विल्किंसन और फिशर नाम के साइंटिस्ट ने दिया 1954 में, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। वो भी 1973 में नोबेल प्राइज मिला। तो जो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है ये मोनोहेप्टो यानी एक कार्बन से, जब मोनोहेप्टो हम बोलते हैं जब वो किसी भी मेटल के साथ सिंगल कार्बन से अटैच हो। ट्राईहेप्टो यानी जब उसकी हेप्टासिटी 3 हो, 3 कार्बन से अटैच हो, और पेंटाहेप्टो 5 से अटैच हो। जैसे कि यहाँ पर आप टाइटेनियम का कंपाउंड देख रहे हैं तो यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स, जो आपका साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है वो आपको दो फॉर्म में अरेंज दिख रहा होगा। एक तो ईटा 1 यानी एक कार्बन से वो अटैच है, तो आप इन दोनों में दिख रहे होंगे ये यहाँ से इस पॉइंट से अटैच है, इस वाले पॉइंट से, तो मीन एक कार्बन से अटैच है। लेकिन अगर आप इनमें देखेंगे तो सर्कल पांचों कार्बन के बीच में लगा हुआ है, इसका मीन है कि पांचों कार्बन से क्या है वो अटैच है। जबकि आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो टंगस्टन के केस में साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कॉम्प्लेक्स यहाँ तो 5 कार्बन से अटैच है, जबकि यहाँ पर क्या है वो 3 कार्बन से अटैच है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी हम इन्हें लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तरीका है सोडियम साइक्लोपेंटाडाइइनाइड बनाएंगे हम, उससे हम प्रिपेयर करेंगे। अब सबसे पहले क्योंकि सोडियम साइक्लोपेंटाडाइइनाइड हमारे पास लैब में नहीं होता तो सबसे पहले हमें सोडियम साइक्लोपेंटाडाइइनाइड ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइइन है, इस पर हमने NaH अटैक किया, तो यहाँ पर आपको क्या है 5 मेंबर की रिंग प्लस में Na मिलता है। तो ये क्या है आपका सोडियम साइक्लोपेंटाडाइइनाइड। यहाँ पर ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ है। तो देखिए, अब आपने सोडियम साइक्लोपेंटाडाइइनाइड यानी C5H5Na बना लिया। इसकी रिएक्शन आप FeCl2 से कराएंगे। तो देखिए, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, NaCl बाहर निकल गया और Fe के साथ साइक्लोपेंटाडाइइनाइल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायरेक्टली अटैच है। सेम टर्म MnCl2 के साथ होगा, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, NaCl बाहर निकल जाएगा और जो Mn है वो आपका डायरेक्टली साइक्लोपेंटाडाइइनाइल से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कई सारी रिएक्शंस दे रखी है, जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन ही तो अटेम्प्ट करना है। तो जो मेरे पास मटेरियल है उसमें बहुत ज़्यादा दे रखा है, ब्रॉड दे रखा है, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहाँ से आता नहीं है, ये 8 मार्क्स में होता है, ऑप्शन में होता है। तो 8 मार्क्स के तौर पर मैं कुछ लिमिटेड मटेरियल आपको बता दूंगी। ओके, नेक्स्ट हम प्रिपरेशन देखेंगे। यहाँ पर आप दिख रहे हैं कि कोई भी क्या है आपका ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है, आप उस पर साइक्लोपेंटाडाइइनाइल अटैक करेंगे, वो क्या करेगा CO को हटा देगा और खुद आकर क्या है उसकी पोजीशन ले लेगा।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो मैंने पहले ही बता दिया कि फेरोसीन हमें डिस्कस करना है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सैंडविच। तो देखिए सैंडविच स्ट्रक्चर का मतलब है, जैसे सैंडविच में क्या है, आपको जो भी मटेरियल भरना है वो बीच में भरते हैं और जो ब्रेड की लेयर होती है वो ऊपर और नीचे होती है। तो यहाँ पर जो मटेरियल है वो हमारा आयरन है और ब्रेड की लेयर की तरह यहाँ पर क्या वर्क करेगा, साइक्लोपेंटा डाइएनाइल। तो देखिए ऊपर और नीचे साइक्लोपेंटा डाइएनाइल और बीच में क्या है आपका Fe। लेकिन ये दो फॉर्म में होता है, स्टैगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स फॉर्म। तो देखिए स्टैगर्ड फॉर्म में क्या है, जो फर्स्ट कार्बन है यानी जो ये वाला पॉइंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पर नीचे है, जबकि इक्लिप्स में क्या होगा, दोनों की सेम डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ये गौर करना है कि कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ 139, ठीक है, इतनी पिकोमीटर होती है, जबकि आयरन के और कार्बन के बीच की डिस्टेंस ये है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कार्बन का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और इसके pz में क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर ये C5H5 का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आपको 5 कार्बन शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर 5 कार्बन और प्लस में इनसे क्या है, आपके 5 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया है कि कैसे इनके बीच में बॉन्डिंग्स प्रेजेंट है। तो इस कार्बन का और इस कार्बन का ये दोनों क्या है, आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन कार्बन के बीच में क्या है, आपका सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये मीन जो आपका ये स्ट्रक्चर है C5H5 की रिंग है, ये उसी का स्ट्रक्चर शो कर रखा है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको दिखाया है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि पांचों कार्बन के पास क्या था, जो pz था उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और पांचों का एक एक क्या है, pz का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दिया है। अब अगर हम उसके MOT स्ट्रक्चर की बात करें तो MOT स्ट्रक्चर में हमारे कार्बन कितने हैं, 5, और पांचों कार्बन के पास कितने, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे होंगे। अब इनके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में जाने के चांसेस कैसे होते हैं कि दो तो आपके Zi1 में जाएंगे और दो आपके Zi2 में जाएंगे और Zi3 में आपका एक जाएगा। जो Zi1 में जाते हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं और जो Zi2 और Zi3 वाले होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, वीकली बॉन्डेड होते हैं। यूँ तो देखिए आप बहुत कुछ बना सकते हैं इसके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये, लेकिन इतना ही आपके लिए सफिशियंट है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज फेरोसिन की। तो देखिए फेरोसिन ऑरेंज कलर का होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 173 डिग्री सेल्सियस होता है, ये डाई मैग्नेटिक होता है, थर्मली स्टेबल होता है। अगर आपको इसे क्या है डिकम्पोज करना है 500 डिग्री सेल्सियस पे ये डिकम्पोज होगा। इवन ये एयर और वाटर के साथ भी क्या है, काफ़ी स्टेबल होता है, इनके साथ भी ये ब्रेक नहीं होता, ना ही रिएक्शन करता है। अगर आप इस पर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 ट्रीट करेंगे तो तुरंत ये ऑरेंज कलर से क्या है, आपके ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया साइक्लोपेंटा डाइएनाइल बहुत सारे मेटल्स के साथ अटैच हो सकता है। तो हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेते हैं कि किसके साथ ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सो सबसे ज़्यादा ये आयरन के साथ स्टेबल होता है, फिर निकेल, उससे भी कम कोबाल्ट। तो यहाँ पर ये ऑर्डर दे रखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि किस मेटल के साथ। तो ये आयरन के साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच होता है, टाइटेनियम के साथ आपका क्या है, सबसे वीकली अटैच होता है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं ये कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है। तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन शो करेगा, एसाइलेशन रिएक्शन। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर आपने फेरोसिन लिया है, उस पर आप एसिड एनहाइड्राइड डाल रहे हैं, तो इसकी बॉन्डिंग कुछ यहाँ से ब्रेक होगी। तो देखिए इस साइड पर क्या है, आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो यहाँ से क्या होगा, CH3COOH, यानी यहाँ से आपका कार्बोक्सिलिक बाहर निकल गया और जो ये साइड है आपकी CH3CO वो यहाँ पर आकर क्या है, आपकी अटैच हो गई। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज एसाइलेशन रिएक्शन। तो एसाइलेशन रिएक्शन भी सिंपली शो करता है, यहाँ पर क्या है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, एल्काइलेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या है, आप कोई भी एल्कीन अटैच कराएंगे तो क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर आकर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या है, ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। तो यहाँ पर आप नाइट्रिक एसिड का कोई भी कंपोनेंट जैसे ही डालेंगे तुरंत वो क्या करेगा, यहाँ से लिथियम मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर आपका क्या है, NO2 यानी नाइट्रिक एसिड आ जाएगा। सेम टर्म होता है आपके ब्रोमिनेशन के साथ, ब्रोमीन का कोई भी कंपाउंड आप डायरेक्टली क्या है, फेरोसिन पर जैसे ही डालेंगे तुरंत वो यहाँ से लिथियम को रिप्लेस करके यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।